संतोष सिंह जी मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, और इनकी कॉल्स हमारे हमारे शेयर चैनल पे बहुत पहले से शेयर होती आ रही हैं और उसमें बहुत फायदा हमारे दर्शकों ने उठाया है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको फिर से एक नए रिकॉर्ड की। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आप सभी को नई ऊंचाइयों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊंचाइयों के लिहाज से मुझे लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा पर्कुलेट करना चाहिए शेयर होल्डर्स को, या फिर कह लें आपके दर्शकों को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने शेयर को चुने, क्योंकि निफ्टी में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बोल लें या जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। तो निफ्टी की ऊंचाइयों को ज्यादा ना देखें, ज्यादा ये देखें कि अपने पास जो पोर्टफोलियो पड़ा है तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, या कौन से वो स्टॉक हो सकते हैं आने वाले दिनों में जिसमें कि मुनाफा कमाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उस पर फोकस रहें तो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें और इंडेक्स पे ज्यादा ध्यान ना दें। इंडेक्स हो सकता है कहीं और जा रहा हो, लेकिन आप अपना मुनाफा बचाते चलें और बनाते चलें, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। संतोष सर, पहले आपके शेयर से शुरू करें या सवाल जवाब ले लें? जैसे ही आपकी इच्छा हो। मैं अगर मेरे शेयर की बात कर रहे हैं तो आज मैं देख रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल में एक काफी दिनों के बाद इसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है। और इसको ध्यान रखें कि 533 के लेवल हैं, और 535 के ऊपर ये अगर सस्टेन होता है तो इसमें आपको एक रिवर्सल पे करना चाहिए, जिसमें कि तकरीबन जो है 50 रुपए का, मतलब 10% के मूव आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल में 535 के ऊपर लॉन्ग जाने की शर्त। 535 के बाद आप कह रहे हैं कि लॉन्ग जाना चाहिए। स्टॉप लॉस कितना होगा सर? देखिए 535 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करे तो आप जो है इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना है तकरीबन 525 के आसपास। ठीक है, 525 का स्टॉप लॉस लगा करके, और कितने टारगेट के लिए इसको ले सकते हैं? जो इसके पहले ठीक हाई बना था 575 रुपए के आसपास, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि उसको भी तोड़ सकता है ऊपर में, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है और सारे क्षेत्र की कह लें, बात कर लें तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर एक कंसोलिडेशन में है। और हमने रिलायंस इंडस्ट्री में एक अच्छा ब्रेकआउट 2 दिनों से देख रहे हैं, काफी अच्छी हलचल है प्राइस वॉल्यूम के लिहाज से। तो ये स्टॉक भी छूता नहीं जाएगा, सेकंड बेलवेदर स्टॉक है पूरे सेक्टर में। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा रनअप होना चाहिए। ठीक है, संतोष सर कुछ सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। और हमने जैसे आज एक वादा किया है कि आज से हम 100% रिस्पॉन्डिंग चैनल होंगे, तो हम कोई भी सवाल जो है चाहे देर से लें चाहे सवेर, लेकिन लेंगे जरूर। सबसे पहला सवाल है क्षितिज महाजन जी का, इंडसइंड बैंक पे जानना चाहते हैं। इंडसइंड बैंक जी। ओके, देखिए इंडसइंड बैंक की अगर बात करना तो फंडामेंटली काफी अच्छा बैंक है, और पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि इसमें कुछ स्टेक सेल और दूसरी चीज की इसमें इनके जो एनपीए का जो क्रिएशन हो जाना, ये थोड़ा सा चिंताजनक था। लेकिन इनके नतीजों को देख लें या इनके प्राइस पॉइंट को अगर देखेंगे तो नतीजों समझ में आएंगे आपको। काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा अभी एक जगह पे। और अगर आपके पास है ये स्टॉक तो आप बने रहें। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 984 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें अगर आपके पास है तो। लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको इसमें 1020-25 के ऊपर अगर ये स्टॉक फिर से 25 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो इसमें एक फिर से आप देख सकते हैं 1100 रुपए तक के मूव इस स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, 1100 तक के मूव्स देख रहे हैं सर। एक अगला सवाल है विसाका इंडस्ट्रीज। देखिए 2-3 दिनों में थोड़े से चार्ट थोड़े डिस्टर्बिंग हुए हैं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप ओपनिंग के बाद फिर से स्टॉक जो है नीचे की तरफ आना चालू हुआ है। गैप फिल भी हो गया है, लेकिन गैप कभी भी गैप अप होना और फिर जो है एक्टिविटी फिर से होवर करना, मतलब या तो कंसोलिडेट कर रहा है या इसमें करेक्शन हो सकते हैं। तो थोड़े से सावधान रहें। और मुझे लग रहा है कि निचले स्तर जो है 650 इसमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। 650 के नीचे जाता तो आपको एकदम होल्ड नहीं करना है स्टॉक में, फिर इट विल हेड फॉर अ बिगर करेक्शन इन नियर टर्म। अदरवाइज फिर से, क्योंकि साइडवेज अगर होता है, हमको लग रहा है कि साइडवेज होगा, तो 650 रुपए ये स्टॉक को नहीं तोड़ना चाहिए। तो कंसोलिडेट करता है 650 नहीं तोड़ता है, तब थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाएं 10-15 रुपए का और लें।
अदरवाइज अगर आपके पास है 650 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो आप इसमें से एक बार को एग्जिट करें, क्योंकि फिर इसमें करेक्शन आ सकते हैं और उस करेक्शन में हो सकता है कि 101 रुपए का करेक्शन इस स्टॉक में हो जाए। स्टॉक में 650 के लेवल्स पे नजर रखें और उसी के हिसाब से ट्रेड करें। प्रियंक मोइत्रा जी पूछ रहे हैं सीमेंट और स्टील के कोई में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या, कोई बेस्ट शेयर कोई इसके अंदर में? देखिए सीमेंट और स्टील के कहें कि थोड़े आज जो है वो 4.5-5% डालियन कमोडिटी एक्सचेंज जो कि चाइना का है, वहां पर आयरन और प्राइसेस अप हुए हैं काफी दिनों के गिरने के बाद। पहली मर्तबा होगा कि थोड़े प्राइस अपटिक दिख रही है। मुझे लग रहा है कि अगर स्टील में जाना है तो आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। छोटी कंपनी है और इसमें एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि सारी कंपनियां जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी हैं, ये कंपनी भी अच्छा धीरे धीरे कर रही है, तो इसमें अगर निचले स्तर आपको मिले तो इसमें लेना चाहिए। और अगर सीमेंट की बात करें तो देखिए सीमेंट में कोई भी चीज़ अब सस्ती नहीं है। हेडेलबर्ग सीमेंट मुझे कल ही रिपोर्ट किया था और एक अच्छी तेजी उसमें देखने को मिल रही है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी के लिहाज से लग रहा है कि इसमें एक अच्छा रनअप सारे सीमेंट कंपनीज में हो चुके हैं। लेट देम करेक्ट और लेट देम एटलीस्ट जो है साइडवेज कंसोलिडेशन हो तो उसमें से कुछ निकाला जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि अभी आप सीमेंट पे जाओ। और कंसोलिडेशन ऑलरेडी स्टील स्टॉक्स में हो रहे हैं, तो स्टील स्टॉक में अगर आप देखें कि आपको मिल जाता है निचले स्तरों पे तो वो आपको लेना चाहिए। या तो टिन प्लेट बोल के एक कंपनी है, उस कंपनी को भी देख सकते हैं आप, 204 रुपए के करीब के आसपास दाम होंगे इस पे। ये इस पे मेरी नजर है कि अगर ये स्टॉक थोड़े से और नीचे की तरफ मिलते हैं जैसे कि करेक्शन ऑलरेडी इन प्लेस है, तो ये स्टॉक में देखना चाहूंगा। और दूसरा एक छोटे मझोले सीमेंट ये स्टील काउंटर है, इसमें कि किर्लोस्कर फेरस बोल के है, वो स्टॉक जो है उसमें भी एक करेक्टिव मूड है, थोड़ा सा साइडवेज एंड करेक्टिव मूड है। इसमें भी सब्सटेंशियल करेक्शन हो 220 के आसपास अगर मिल जाता आपको, तो इस स्टॉक में ध्यान रखें कि दोनों कंपनियां बेहतर कर रही हैं। और जो ठीक है, लेकिन आपका कुल मिलाकर के कन्विक्शन बहुत नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं एक बार फिर से दोबारा दोहराया, मैं सुन नहीं पाया आपके क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ आपका कन्विक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा स्कोप अभी फिलहाल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा रनअप हुआ है, कन्विक्शन तो है इस सेक्टर में, लेकिन एक अच्छा रनअप हो चुका है। तो रनअप होने के बाद कुछ फ्रॉथ जो है निकलते हैं उसमें, तो लेट देम सेटल और थोड़ा सा फ्रॉथ निकल जाए और निचले स्तरों पे अगर आपको मिल सके तो आपको लेना चाहिए। इन सारे स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा रनअप हुआ है, तो ऐसा नहीं हो कि हम फंस जाएं और फिर करेक्टिव मूड में आए और फिर आपको टाइम लग जाएगा फिर निकलने के लिए। तो उससे अच्छा एक डिप का इंतजार करना चाहिए। हाँ, ठीक है, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है संतोष सर, एक सवाल आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा पे, ये भी दीपक जी का सवाल है और इसके साथ साथ मैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे भी आपकी एक राय जानना चाहता हूँ। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी 2 दिन पहले ही इनके नतीजे घोषित किए थे और उस नतीजों में एक 1047 करोड़ के करीब का इनका नुकसान आया था। केवल और केवल जो है उन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मतलब जो टैक्स इंसिडेंस है उसके कारण इसमें नुकसान आया था, क्योंकि जो 25% टैक्स रजीम गवर्नमेंट ने बोला था उस रजीम में उन्होंने पूरे अपने अकाउंटिंग सिस्टम को लाया था, जिसके कारण कि इनको लॉस हुआ है। ऑपरेशनल लेवल अगर देखेंगे या फिर आप कह लें कि बैंकिंग के जितने भी पैरामीटर्स हैं, एक दो पैरामीटर्स को छोड़ दिया जाए जिसमें कि बुक वैल्यू के एडिशंस हैं, क्योंकि बुक वैल्यू डाइल्यूट हुई थी इनकी कुछ दिनों पहले, 8160 पे QIP आया था इसमें, और फिर से और भी 5000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना फिर से कंपनी बना रही है। तो बुक वैल्यू का डाइल्यूशन होना थोड़ा सा यही केवल एक जो है, क्योंकि बुक वैल्यू में एडिशन नहीं हुआ है। अगर पूरे बैंकिंग सेक्टर में PSU बैंक की बात कर लें तो स्टेट बैंक का देखेंगे तो बुक वैल्यू में 10% के आसपास का एडिशन है। जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर बुक वैल्यू थी वो इस बार की जो बुक वैल्यू है। और बैंकिंग में कह लें कि बुक वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अदर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बुक वैल्यू से नहीं आंकते हैं, उनके कह लें जो इनकम स्टेटमेंट के अदर पैरामीटर्स पे आंकते हैं। लेकिन बैंक्स का बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही बुक को लेवरेज करते हैं और वही बुक जो कि शेयर होल्डर्स की के वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है उसमें। और इसमें एडिशन नहीं देखने को मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा में, वही एक केवल चिंताजनक विषय है।
अदरवाइज जितने भी बैंकिंग पैरामीटर्स हैं, लोन ग्रोथ कह लें 5% के करीब है, स्टेट बैंक में 6-7% है, इसमें 5% का लोन ग्रोथ है, निम कह लें 2.7 है, कासा रेशियो 42 के ऊपर है, तो और सारे पैरामीटर्स इनके अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट पे अगर ग्रोथ देखेंगे लास्ट ईयर से तो 50% का है, लेकिन प्रोविजंस जो अभी भी हाईली एलिवेटेड लेवल पे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि ये स्टॉक में आज जो दिख रहा है वो केवल और केवल हेडलाइंस नंबर्स के कारण है शायद, अदरवाइज इंटरनल्स देखेंगे तो उतना ज्यादा खराब नहीं दिख रहे हैं। और बैंकिंग में कह लें कि अगर इसकी जो बुक वैल्यू है 160 रुपए के आसपास है, बुक वैल्यू के आधे दाम पे मिल रहा है स्टॉक। अगर हम बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो बुक वैल्यू पे कह लें कि उनकी 290 के आसपास की बुक वैल्यू है और स्टॉक का दाम 420 रुपए के आसपास है। तो वहां पर, और पीएसयू बैंकों में स्टेट बैंक के बाद अगर किसी कोई अच्छा बैंक दिखता है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिस प्राइसिंग या डिस्पेरिटी है प्राइसेस में, ये बहुत दिनों तक शायद नहीं रहेगी। और जैसे ही एनपीए में कुछ सुधार होता है तो ये ज्यादा अच्छा कैचअप होगा। तो इस लिहाज से मुझे पूरे पीएसयू बैंकिंग में कह लें, स्टेट बैंक के बाद तो बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर पीएनबी, ये बैंक, दो बैंक अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसके क्या लेवल्स देखते हैं और कितने आउटलुक में सर बैंक ऑफ बड़ौदा में? देखिए इसमें मैंने अपने YouTube चैनल पे भी इसको सलाह दिया था। इसमें तकरीबन जब 70 रुपए के आसपास था तो बाई करने का बोल रहा था, क्योंकि वहां पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला था और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और वहां से 10 रुपए के करीब ऊपर है। अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो तकरीबन 15 रुपए ऊपर था जी। अब इसमें कोई भी कंसोलिडेशन हो 75 के आसपास अगर ये आपको मिल जाता है कभी भी किसी भी न्यूज के कारण या मार्केट के उथल पुथल के कारण, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और फिर जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 100 प्लस के टारगेट होंगे इसमें। ठीक है, लेकिन अभी 80 के जो लेवल चल रहा है इसमें एंट्री करने का मौका नहीं है, अभी रुक करके करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मौका है यहाँ पर भी। अगर आपने नहीं लिया है और अगर आप इसको तुरंत लेना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें 25 to 30% केवल लें अभी मौजूदा स्तर पे, और फिर आप उसको एवरेज आउट करें। जैसे जैसे गिरे तो आप लेंगे तो आपकी जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे हम कहते हैं वो कम नीचे की तरफ हो जाएगा और आपके जो है कॉस्ट कम हो जाएगा एक्चुअली। तो वो आप करें और चूंकि यहाँ से बढ़ नहीं जाए उसके लिए आपको तुरंत थोड़े तक तो लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं 25 से 30% जो इसमें डिप्लॉय करना, जितना पैसा 100 रुपए अगर मुझे लगाना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो 25 से 30 रुपए आज लगा करके मैं शुरू कर सकता हूँ। हर गिरावट पे उसमें 10-10, 20-20% ऐड करता चलूँ, 75 रुपए तक के भाव तक मैं ऐड करूँ और उसके बाद फिर उसका फिर हम वापस उसका अपसाइड देखने पाएंगे और उसमें मुनाफा करने पाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। और बहुत सारे और हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, और एक सवाल और ले लेते हैं सर। एक सवाल है सह्याद्री इंडस्ट्रीज पे, किटी मल्होत्रा जी का है। विशाखा हमने ले लिया था किटी जी, अब सह्याद्री ले लेते हैं। मैं इसको फॉलो नहीं करता, एक बार जरा सा आप इसका स्पेलिंग बताओगे? SAH YADRI। नहीं, मैं से तो शायद एनसी पे नहीं है, मैं इसमें नहीं है। कोई और सवाल लीजिए, मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, इसको फिर हम बाद में ले लेंगे। राजा मुखर्जी जी पूछ रहे हैं बजाज फाइनेंस एंड HDFC बैंक में, ये शायद इन्होंने एफएनओ में लिया होगा, जून की कॉल में लॉस हो रहा है, कह रहे हैं 1520 रुपए HDFC में। हाँ सर। तो ये देखिए, पहली चीज की, जैसा मैंने लास्ट वीक भी अपने बात कर रहे थे बजाज फाइनेंस के बारे में ही, कि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी के बारे में अगर देखेंगे तो इसके एनबीएफसी में जितने भी पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं उस पैरामीटर में अव्वल है ये कंपनी। लेकिन चूंकि पैंडेमिक चल रहा है तो लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करते हैं, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब हम अपने घरों में टीवी हो गया, फ्रिज हो गया और वॉशिंग मशीन हो गई, इन तमाम चीजों को ये कंपनी फाइनेंस करती है। अगर आप इंडिया में किसी भी रिटेल काउंटर पर चले जाएं तो बजाज फाइनेंस के बंदे से आपकी मुलाकात होनी ही है। मतलब इनका नेटवर्क इतना बड़ा फैला हुआ है और वो चीज इनके बुक्स पे दिखती है। लेकिन पिछले कह लें कि पिछले साल में बुक्स में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि पैंडेमिक था और पैंडेमिक में लोगों ने
डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम किए हैं और अपने जितने भी जरूरत की चीजें रही हैं उसको उन्होंने उस पर ज्यादा खर्च हुए हैं। उस लिहाज से थोड़ा सा जो है, कभी भी जब तक हम मतलब ये कह लें कि कोविड-19 की सिचुएशन अगर अच्छी नहीं होती है, जो कि अभी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आप देख लें 1,50,000 के करीब केसेस आ चुके हैं, नई केसेस जो एडिशन हो रही है, काफी गिरावट हुई है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा आप इसमें सावधान रहें, और लेवल्स के लिहाज से मुझे लग रहा है कि 5500, 40-50 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अगर इसके नीचे स्लिप करता है तो टेक्निकली जो है ये दिखेगा कि इसमें ये फिर 5200 रुपए तक शायद जा सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और ब्रेकआउट की जो सिचुएशन होगी, इसमें आप कह लें कि 5780, 90 इसके ऊपर अगर चलता है तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी फिर से देख सकते हैं हम। और जहां तक एचडीएफसी बैंक की बात है, मैं बताता हूं आपको, ये एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है, जबकि आज न्यूज था कि आरबीआई ने इन पे कुछ कंप्लायंस इशू के कारण 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी बैंक पे लगाई है। बावजूद उसके इस स्टॉक में आज देखेंगे ज्यादा गिरावट नहीं है, और करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव कह लें हैं। और इसमें जिस तरह से कंसोलिडेशन है, पॉजिटिव कन्वर्टेशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि 1515 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। और जहां पर कि 150 रुपए ऑन पोजिशनल बेसिस पे मुझे तेजी लग रही है कि 1515 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकले तो 150 रुपए तेज हो सकता है स्टॉक। संतोष सर, एचडीएफसी बैंक में काफी समय से ये वाली दिक्कतें चल रही हैं, जो इनकी सर्वर प्रॉब्लम कही जाती है, इनके ऊपर क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर में भी रोक लगी हुई थी, अभी तक शायद वो अभी भी शायद कंटिन्यू है कि नए क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बैंक, इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, मतलब बाजार का सबसे बड़ा लीडर है बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, और ये वो बैंक्स हैं या वो शेयर्स हैं जो कि पूरा मार्केट को चलाते या लीड कर लेते हैं कितनी बार, और वो वाला ये प्रॉब्लम्स क्यों आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो रही हैं? जब सॉल्व होंगी, अगर, जो कि बहुत आसान काम है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही हैं शायद और वो वाला, तो जब होंगी तो क्या उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा इसके अंदर में, स्क्रिप्ट के अंदर में, और क्या उसको अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ये एक टेम्पररी ब्लिप हो इन सारी कंपनियों के लिए, और कुछ कंप्लायंस इशू, देखिए आप जब बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं तो उसमें कुछ कंप्लायंस इशू रह जाता है, क्योंकि बैंक बहुत ही अग्रेसिव है अपने किसी भी क्षेत्र पे। देख लें बैंकिंग पे हम लोग जितने भी पैरामीटर्स देखते हैं उस पे काफी एग्रेशन है इसमें, और इनके पैरामीटर्स जो है वो बेंचमार्क की तरह रहते हैं कि पूरे बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक के सारे पैरामीटर्स को, जितने भी बैंक्स में हम देखते हैं, निम कह लें या इनका काशा रेशियो कह लें, ये सारी चीजों को हम एक बेंचमार्क की तरह देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये पूरे एनपीए साइकिल में ये बैंक जो है अनस्केथेड रहा है पूरा। मतलब इसको एनपीए का जो क्रिएशन हुआ है उसमें इस बैंक ने अपने आप को, मतलब एसेट क्वालिटी को डिटेरियोरेट नहीं होने दिया है। मतलब इनका रिस्क जो डिपार्टमेंट है वो काफी अच्छा है, और अपने पूंजी या अपने कह लें कि डिपॉजिटर्स के पैसे को बहुत ही अच्छी तरह लीवरेज किया है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि एग्रेशन में आप कुछ गलतियां भी कर जाते हो, और उस गलतियों के कारण रेगुलेटर्स आप पे पेनल्टी लगाते हैं, और शायद ये चीजें हैं। और मुझे लगता है कि ये हिकअप्स शॉर्ट टर्म में होंगे, और कुछ लीडरशिप चेंज भी हुई है इसमें, और लीडरशिप चेंज का भी एक इशू है बैंक के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक की जो पेडिग्री है या फिर बैंक का जो डीएनए है, उस डीएनए के कारण बैंक को शायद ये टेम्पररी ब्लिप हो, और अच्छा जो है इसमें तेजी रहनी चाहिए। देखिए अभी कह लें कि एचडीएफसी बैंक जो है स्टेट बैंक के बाद सबसे बड़ा लोन बुक इन्हीं के पास है पूरे इंडिया में, और वो भी 10% के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं। तो इतने बड़े एसेट साइज पे 10% ग्रो करना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जितने इशू हैं उसके कारण ये अभी साइडवेज है, और आपको 1515 के ऊपर डेफिनेटली देखना चाहिए इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी हो सकती है। जी, ठीक है। संतोष सर, चलते चलते अगर कोई और स्टॉक आप देना चाहते हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बाजार के अंदर में, तो देखिए मुझे लग रहा है कि अब लास्ट वीक हमने बात की थी, उसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इंजीनियर्स इंडिया है। वहां पर मुझे दिख रहा है कि एक अच्छी तेजी हो सकती है। और आज एक चार्ट में एक ब्रेकआउट दिख रहा है जिसमें कि 6.5% नैम इंडिया बोल के है, जो निप्पन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके स्टॉक प्राइस में हो रहा है। काफी अच्छे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहे हैं, और ये स्टॉक अगर 360 के ऊपर सस्टेन रहता है
तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में 70 से 80 रुपए की तेजी हो सकती है। इस स्टॉक को भी ध्यान रखें। निप्पन एसेट मैनेजमेंट मतलब पहले जो रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, उसमें रिलायंस कैपिटल ने अपना सारे स्टेक बेच दिए हैं निप्पन को। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो बिजनेस होता है जिसमें कि आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक ह्यूमन कैपिटल होता है बेसिकली, और वो ह्यूमन कैपिटल को ये कंपनियां लीवरेज करती हैं, और उसका इनका अदर पैरामीटर्स अगर देख लें एनबीएफसी या फिर किसी भी तरह से एसेट मैनेजमेंट में, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। और वो सारी चीजें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बाद अगर किसी में दिखता है तो वो निप्पन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को भी देखें, यहाँ पे 60-70 रुपए की तेजी हो सकती है। जी आज में 6.5% की बढ़त दिखा रहा है। अभी भी मौका है इसके अंदर में एंट्री लेने का? जी हाँ, अभी तो जस्ट ब्रेकआउट हुआ है। अभी जस्ट हम ब्रेकआउट देख रहे हैं इसको 360-65 के ऊपर में। तो अगर ये सस्टेन हुआ तो इस स्टॉक में अच्छी तेजी हो सकती है। ठीक है, क्या लेवल्स देंगे इसके? देखिए, सबसे पहली चीज अगर टेक्निकल्स के लिहाज से हम देखें तो मुझे लगता है कि 65 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 65 के ऊपर आप मिनिमम जो है 50 रुपए आप इसमें जोड़ेंगे, मतलब 415 रुपए के करीब की पहला टारगेट होगा। और उसको अगर थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो 15 रुपए और आपको उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब 65 रुपए के करीब। तो 65 रुपए की तेजी आपको दिख सकती है तो कुछ दिनों के अंदर में। और इसमें स्टॉप लॉस जो अगर आपको रखना होगा तो यहाँ पर आपको लेना है, इसी मौजूदा स्तर पे ही आपको 50% के ऊपर एडिशन करना है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए, और 60 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 360 का स्टॉप लॉस कह रहे हैं? जी हाँ, ठीक है, 370-71 के ऊपर आसपास चल रहा है। 360 का स्टॉप लॉस लगा करके 415 और 430 के टारगेट्स के लिए इसको लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट कॉल्स देने के लिए, ये मौके से जाने के लिए। थैंक यू सो मच।